एक सीक्रेट बताऊं जो बड़े इन्वेस्टर कभी भी पब्लिकली नहीं बताते। वो तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब बाजार में तबाही मची होती है, क्योंकि तभी असली डील मिलती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कंपनी दिखाऊंगा जो अभी 52 वीक लो के आसपास है। हर कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कंपनी क्या करती है, क्यों गिर रही है, फंडामेंटल कैसे हैं और फ्यूचर में ग्रोथ कहां से आएगी और रिस्क क्या क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 5वीं कंपनी सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी होने वाली है। दोस्तों, 52 वीक लो का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो गई। इसका मतलब है बाजार में डर है, और जहां डर होता है वहां डिस्काउंट मिलता है। लेकिन हर गिरा हुआ स्टॉक अच्छा नहीं होता, इसलिए फंडामेंटल चेक करना बहुत जरूरी है। और आज हम इस वीडियो में यही करेंगे, हर कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आपको मैं ये बताता चलूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं यहाँ किसी भी कंपनी का नाम लूंगा तो वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। इसे बाय या सेल की एडवाइस बिल्कुल ना समझे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। इंडिया का ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका मार्केट शेयर 15% है। ये होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, ये सब HDFC बैंक करता है। इसका 52 वीक हाई 1020 रुपए था, लेकिन आज इसकी प्राइस 727 रुपए। ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से 27% डाउन है। गिरने की वजह, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्रूड ऑयल की प्राइस डबल हो गई है। पूरे मार्केट में घबराहट है, जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले गिर गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है FII। ये पिछले कुछ महीनों से इंडिया से लगातार पैसे बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा कारण है HDFC बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आया है। अगर फंडामेंटल की बात करें तो इसका PE रेशियो सिर्फ 15 है। हिस्टोरिकली बहुत अट्रैक्टिव है। रेवेन्यू ग्रोथ 13% की दर के साथ बढ़ा, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी 13% की ईयर के साथ बढ़ा। मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है, स्टॉक गिरा है, बिजनेस नहीं। ऐसे ही कंपनी का ROE 15% है। प्राइवेट बैंकिंग के लिए ये सॉलिड है। FII के पास 44% की होल्डिंग है। DII के पास 40% की होल्डिंग है। वहीं अगर HDFC के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है, यानी इंडिया में बैंकिंग का सबसे बड़ा ग्रोथ फेज आना बाकी है। वहीं HDFC बैंक इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। डिजिटल बैंकिंग में HDFC की भी इन्वेस्टमेंट अगले 3 से 5 साल में रिजल्ट दिखाएगी। अगर HDFC बैंक के रिस्क की बात करें तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा तो मार्केट और गिरेगा। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर कुछ क्वार्टर तक और रह सकता है। अब दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। यह रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट में काम करता है। आई मोबाइल ऐप इंडिया के बेस्ट डिजिटल बैंकिंग ऐप में से एक है। इसका 52 वीक हाई 1500 रुपए था, लेकिन अभी यह 1200 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है। गिरने की वजह FII की पैनिक सेलिंग आ रही है और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। वहीं क्वार्टर 3 में बैंकिंग सेक्टर में NPA थोड़ा बढ़ा है। अगर ICICI बैंक के फंडामेंटल की बात करें तो इसका PE 18 है, ROE 18%, एक्सीलेंट है। इसकी एसेट क्वालिटी इंडिया के बेस्ट बैंक में से एक है। लोन बुक कंसिस्टेंसी बढ़ रहा है और ICICI की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट इसे पीर से अलग बनाती है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में रिटेल क्रेडिट बूम आ रहा है। पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स सब बढ़ रहे हैं। ICICI बैंक रिटेल और कारपोरेट दोनों में इक्वली स्ट्रॉन्ग है। इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट में आने वाले 5 साल में फोकस रहेगा। अगर ICICI बैंक के रिस्क की बात करें, अगर ग्लोबल रिसेशन आई तो क्रेडिट ग्रोथ स्लो होगी। NPA अगर और बढ़ा तो मार्जिन पर असर हो सकता है। अब तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर। यह इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसमें जैगुआर और लैंड रोवर भी आते हैं। इंडिया में EV मार्केट में टाटा मोटर क्लियर मार्केट लीडर है। नेक्सॉन EV, टियागो EV, पंच EV हर सेगमेंट में प्रेजेंट है। इसका 52 वीक हाई 509 रुपए था, लेकिन अभी इसका करंट प्राइस 375 रुपए। यह भी अपने हाई से 25% डाउन है। तो गिरने की वजह, जैगुआर और लैंड रोवर की यूरोप में सेल 13% से गिरी हुई है। अभी ग्लोबल लग्जरी मार्केट स्लो डाउन पर है। वहीं ट्रंप के टैरिफ ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्लोबली हिट किया है। US में इंपोर्ट कॉस्ट बढ़े हैं, जिसके कारण मार्जिन कम हुआ है। अगर टाटा मोटर्स के फंडामेंटल की बात करें तो प्रमोटर के पास 42.6% की होल्डिंग है। EV सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में 92,120 यूनिट बेची, जो ईयर ऑन ईयर 43% की ग्रोथ है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में EV रिवॉल्यूशन अभी शुरू हुई है।
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक हो। टाटा मोटर इस रेस में सबसे आगे। पूरा ईवी इकोसिस्टम, चार्जिंग, बैटरी, मैन्युफैक्चर टाटा बना रहा है। वहीं रेंज रोवर इलेक्ट्रिक भी 2025-26 में आ रही है। लग्जरी ईवी सेगमेंट में यह गेम चेंजर हो सकता है। अगर टाटा मोटर्स के रिस्क की बात करें तो जैगुआर और रेंज रोवर यूरोप स्लो डाउन कंटिन्यू रहा तो प्रेशर में रहेगा। वहीं मारुति और हुंडई से डोमेस्टिक कंपटीशन तेज हो गया है। अब चौथा स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। यह 1967 से आज तक इंडिया का नंबर 1 पेंट ब्रांड है। ये 15 कंट्रीज में ऑपरेशंस और 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। आपके घर की दीवार भी शायद इसी के पेंट से रंगी हो। इसका 52 वीक हाई 2986 रुपए था, लेकिन इसकी करंट प्राइस 2115 है। ये भी अपने हाई से 29% डाउन है। गिरने की वजह क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, जिसके कारण इसके रॉ मटेरियल भी महंगे हो गए हैं और रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण इसके मार्जिन पर प्रेशर पड़ रहा है। वहीं इसका कंपटीशन भी बढ़ा। बिरला ओपोस, आदित्य बिरला ग्रुप की नई कंपनी पेंट सेगमेंट में आ गई है। एशियन पेंट्स को चैलेंज कर रही है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर 3 में स्लो रही। अगर फंडामेंटल की बात करें तो इसका P51 है। ये प्रीमियम है, लेकिन एशियन पेंट्स के लिए नॉर्मल है। ये लगभग डेट फ्री कंपनी है। इसका ROE 20% है। रेवेन्यू 34,696 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 52.63% है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो अप्रैल 2026 से एशियन पेंट्स ने 8 से 10% प्राइस हाइक अनाउंस की है। क्रूड ऑयल सेटल हुआ तो मार्जिन डबल बेनिफिट से इंप्रूव होगी। वहीं इंडिया में रियल एस्टेट बूम आ रहा है। अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नए घर बनाने का एस्टिमेट है। हर नया घर पेंट लगेगी। एशियन पेंट्स को सीधा फायदा होगा। वहीं एशियन पेंट्स सिर्फ पेंट नहीं, मॉड्यूलर किचन, बाथ फिटिंग, होम डेकोर, ये सब कंप्लीट होम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यह एक डाइवर्सिफिकेशन फ्यूचर में बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर बनेगी। साथ ही इसके पास 18 साल की ब्रांड लेगेसी है। बिरला ओपुस कॉम्पिटिटिव है, लेकिन रातों रात मार्केट शेयर नहीं जाएगा। अगर एशियन पेंट्स के रिस्क की बात करें, बिरला ओपुस का एक्सपेंशन बहुत बढ़ रहा है। अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही 120 तक गया तो मार्जिन पर और प्रेशर आ सकता है। अब 5वां स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में मैंने शुरू में वीडियो में कहा था। यह फेविकोल, डाक्सा फिक्सिट, एमसिल, फेविकिक सब यह पिडिलाइट के ब्रांड है। कारपेंटर हो या प्लम्बर, सभी को फेविकोल पता है। यह इसकी सबसे बड़ी मोनोपोली है। इसकी ब्रांड पावर हाई है। इसका 52 वीक हाई 1575 रुपए था, लेकिन अभी इसकी करंट प्राइस 1268 रुपए। ये भी अपने हाई से 20% डाउन है। गिरने की वजह एक्सपोर्ट में 13.5% का डिक्लाइन आया है। वहीं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट हिट हुए हैं। क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, जिसके कारण रॉ मटेरियल भी महंगे हो गए। वहीं इसका क्वार्टर 3 रिजल्ट फ्लैट रहे। रेवेन्यू ग्रोथ स्लो रही है। वहीं ब्रॉडर मार्केट अभी सेल ऑफ पर है, जिसके कारण ये शेयर भी गिर रहा है। अगर पिडिलाइट के फंडामेंटल की बात करें तो इसका P56 है। प्रीमियम है, लेकिन फेविकोल जैसा मोड के लिए जस्टिफाई होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.05 है। प्रैक्टिकली जीरो डेट। यह कंपनी अपने कैश से चलती है। ROE 23% बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट 2314 करोड़ रुपए। वहीं प्रमोटर के पास 69% की होल्डिंग है। मालिक खुद 69% शेयर रखता है। यह कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा साइन है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में रियल एस्टेट और इंफ्रा बूम पर है। हर नया घर बनता है, फेविकोल लगती है। गवर्नमेंट का हाउसिंग प्रोग्राम, PM आवास योजना, लाखों नए घर बनेंगे, सीधा पिडिलाइट को बेनिफिट होगा। इंडिया में वाटर प्रूफिंग का मार्केट अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। पिडिलाइट डाक्टर फिक्सिट के जरिए इस मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रही है। वहीं ये कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी बढ़ा रही है। पिडिलाइट 50 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है। अगर पिडिलाइट के रिस्क की बात करें तो इसका P56 है। वैल्यूएशन प्रीमियम है। अगर अर्निंग स्लो रही तो और गिर सकता है। वहीं क्रूड ऑयल अगर महंगा रहा तो मार्जिन प्रेशर आ सकता है। वहीं एक्सपोर्ट रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, ये है वो 5 कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मार्केट डरा हुआ है, इसलिए यह सस्ती है, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। यह रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप खुद रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और फिर डिसीजन लें। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।